हेलो दोस्तों आज की वीडियो से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में कुछ जो टॉपिक हैं उस पर डिस्कस करेंगे। हालांकि जो आर्ट एंड कल्चर था उसमें सात सात वीडियो डाले हैं और जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकते थे वो इसमें मैं कवर कर दिए। बाकी के जो और मैं आगे पढ़ता हूँ कहीं और सोर्स से या फिर कोई टेस्ट सीरीज़ देखता हूँ तो उसमें से पूरे करा दूँगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें तीन टॉपिक है ना। पहला टॉपिक है मुग़ल साम्राज्य के पतन के पश्चात विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियाँ के उदय की प्रकृति। जो मुग़ल साम्राज्य का पतन हुआ था उसके बाद जो क्षेत्रीय शक्तियाँ उभरी थी उन वो किस नेचर में उभरी थी, है ना। उदय की उनकी प्रकृति क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो 18वीं सदी से मुग़ल साम्राज्य का पतन प्रारंभ होना शुरू हो गया था। शुरू तो पहले से हो गया था थोड़ा, लेकिन 18वीं सदी तक आते आते काफ़ी उनमें पतन देखा गया, है ना। तो जैसे जैसे उनका पतन होता जा रहा था मुग़ल एम्पायर का, तो रीजनल पावर्स हैं वो इमर्ज होके आ रही थी। तो इनकी जो प्रकृति है, उदय होने की प्रकृति, इनके तीन रूपों में देखा जा सकता है। पहला उत्तराधिकारी राज्य, दूसरा नवीन नए राज्य और तीसरा स्वतंत्र राज्य। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, उत्तराधिकारी राज्य ये मुग़ल साम्राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में बने, ठीक। दूसरा नवीन राज्य, ये नए राज्य बने, है ना, जो कि पूरे मुग़ल जो सिस्टम था उससे बिल्कुल अलग। स्वतंत्र राज्य वो राज्य थे जो ना ही मुग़ल एम्पायर के अंतर्गत आते थे, ना ही जो ब्रिटिश एम्पायर है उसके अंतर्गत आते थे। ये बल्कि एक अलग से फंक्शन कर रहे थे, ठीक है। तो उत्तराधिकारी राज्य कौन से हुए? ये मुग़ल शासन के, जब मुग़ल शासन चल रहा था, है ना, जब मुग़ल शासन अपने पीक पे था या ठीक से काम कर रहा था, तो मुग़ल जो साम्राज्य था उसको प्रांतों में बांटा गया था। प्रांतों में गवर्नर नियुक्त करते थे मुग़ल, ठीक है। तो ये वही राज्य थे जो मुग़ल शासन के दौरान उनके प्रांत थे और इनके जो शासक वही बने जो इन प्रांतों के गवर्नर हुआ करते थे। लेकिन इनकी खास बात ये थी कि ये मुग़ल साम्राज्य के प्रति निष्ठावान बने रहे, है ना। और जो इनका प्रशासनिक ढांचा था वो मुग़लों की ही तरह था। बस इन्होंने क्या करा, मुग़ल साम्राज्य से पूर्ण स्वायत्त होकर इन्होंने शासन करना शुरू कर दिया। लेकिन निष्ठा इनकी बनी रही मुग़ल साम्राज्य के प्रति। ये कौन से ऐसे राज्य थे? तीन बड़े राज्य थे ऐसे, अवध, बंगाल और हैदराबाद। दूसरा नए राज्य उभर के आए। ये कौन से राज्य थे उभर के आए? जो ये बेसिकली वो राज्य थे जिन्होंने मुग़ल साम्राज्य से विद्रोह करके अपने राज्य की स्थापना करी, है ना। इन्होंने एक अपना खुद का मुग़ल प्रशासनिक ढांचा तैयार किया, वो अपना एक खुद का प्रशासनिक ढांचा तैयार किया मुग़ल प्रशासनिक ढांचे से अलग हट के। हालांकि पूरी तरीके से तो हट नहीं पाए क्योंकि मुग़ल एम्पायर का जो स्ट्रक्चर था, उनका जो प्रशासनिक ढांचा था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, है ना, और मतलब काफ़ी अच्छा था उन्होंने जो बनाया था। तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव ज़रूर देखने को मिलता है, लेकिन उन्होंने कुल मिलाकर उससे अलग हो लिए। ऐसे कौन से राज्य थे? मराठा राज्य दक्षिण में, जाट साम्राज्य भरतपुर के आसपास का क्षेत्र, सिख पंजाब की तरफ और अफगान, ठीक। तीसरी कैटेगरी के जो राज्य थे वो थे स्वतंत्र राज्य। ये वे राज्य थे जो न मुग़ल एम्पायर के अंतर्गत आ रहे थे और न ही ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, बल्कि अलग से फंक्शन कर रहे थे, ठीक। इनका पंगा जो चल रहा था, जो मुग़ल गवर्नर्स थे जैसे हैदराबाद वगैरह, इनसे भी चल रहा था, है ना। नए राज्यों से भी शुरू लड़ाई हो रही थी। जैसे कि मैसूर ले लीजिए, मैसूर की लड़ाई हैदराबाद से भी हुई थी, है ना, मराठास से भी होती थी। तो ये अलग से परफॉर्म कर रहे थे अपने आप को। तो इनमें और कौन कौन से राज्य थे? मैसूर हो गया, एक दूसरा केरल हो गया, कुछ राजपूत राज्य भी थे, ठीक। तो ये हो गई इन राज्यों की प्रकृति। तो मुग़ल एम्पायर जैसे जैसे पतन हुआ, इन क्षेत्रीय शक्तियों की उदय हुआ। अगर ये क्षेत्रीय शक्ति अगर देखी जाए तो जो मुग़ल एम्पायर थी उसकी तुलना में तो इनकी कम पावरफुल नहीं, कम पावरफुल थी। यही कारण है जो ब्रिटिश एम्पायर है वो तेज़ी से एक्सपेंड किया। इसीलिए क्योंकि हो सकता था अगर सेंट्रल पावर होती कोई, जैसे मुग़ल सेंट्रल पावर होती इस देश में, तो ब्रिटिशर उसको हरा नहीं पाते। लेकिन चूंकि जब इनकी पावर सेंटर जो मुग़ल साम्राज्य है वो पतन हुआ, छोटी शक्तियाँ उभरी क्षेत्रीय, ये इतनी पावरफुल नहीं थी, इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य को इनको जीतना बहुत आसान था,
ठीक, तो ये टॉपिक हो गया। दूसरा है ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियाँ देख लें, जो साम्राज्यवादी नीतियाँ है ना, उन्होंने कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई जिनसे उनके साम्राज्य में विस्तार हुआ। तो इनकी साम्राज्यवादी नीति बेसिकली बक्सर के युद्ध से प्रारंभ हुई थी और 1857 की क्रांति तक चलती रही। इन्होंने अंग्रेजों ने अपने राज्य को विस्तार देने और सुदृढ़ करने के दो प्रकार की नीतियाँ अपनाई, एक तो कूटनीतिक और दूसरी युद्ध। युद्ध की नीति इन्होंने जो बेसिकली अपनाई थी वो बड़े राज्यों के प्रति अपनाई थी, क्योंकि वो मानते नहीं थे, न इनके कूटनीतिक तरीक़ों से तो कब्जे में आने वाले थे नहीं वो, तो युद्ध की नीति अपनाई थी। इसमें मराठा हो गए, सिख हो गए, बंगाल, मैसूर, ये बड़े बड़े राज्य थे, ठीक। और जो छोटे राज्यों के लिए इन्होंने क्या करा, कूटनीतिक तरीका अपनाया, छलपूर्वक उनका राज्य हड़प लिया किसी न किसी तरीके से। जो कूटनीतिक थी, छल था, उससे उनका राज्य हड़प लिया इन लोगों ने। तो विस्तारवादी नीतियों को बेसिकली 3 पार्टों में देख सकते हैं इसका। पहला सुरक्षा घेरे की नीति, दूसरा सहायक संधि, तीसरा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत का सिद्धांत, है ना, यानी हड़प नीति, ठीक। तो पहला है सुरक्षा घेरे की नीति, यानी रिंग फेंस की जो पॉलिसी थी, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा लाई गई थी, है ना। इसमें क्या करती थी कंपनी, जैसे ये कंपनी का राज्य है तो इसका जो पड़ोसी राज्य है इसको एक बफर स्टेट बनाती थी, है ना। और एक तीसरा राज्य है, इस राज्य से अपनी राज्य की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए एक बफर स्टेट का निर्माण करती थी। और क्या करती थी कंपनी, उसके लिए क्या करती थी, तो ये बफर स्टेट है इसको सुरक्षा का आश्वासन देते थे कि तुम्हारी इस राज्य से हम लोग जिसकी सीमाएं मिलने इससे सुरक्षा करेंगे, ठीक। और इन्हीं के खर्चों पर क्या होता था, कंपनी एक सेना इनके राज्य में रखती थी। तो एक बफर स्टेट का निर्माण इसमें कर रही थी सुरक्षा घेरे की नीति में, ठीक। सहायक संधि, ये जो रिंग फेंस की जो पॉलिसी थी इसका ही एक्सटेंशन था, इसी का ही एक विस्तार था। ये बेलेजली ने इसको अपनाया था। हालांकि प्रयोग जो किया था ड्यूप्ले ने किया था, जो फ्रांसीसी गवर्नर था इसने किया था, लेकिन सक्सेसफुली अगर इसको किसी ने अपनाया वो बेलेजली था, ठीक। इसमें क्या करते थे कंपनी सुरक्षा का आश्वासन देती थी। इसके अंतर्गत वो सेना तो रखती थी राज्य के खर्चे के राज्य के खर्चे पर, है ना। साथ ही साथ जो एक राज्य होता था जो इनकी सहायक संधि को मानता था, उसमें एक अंग्रेज रेजिडेंस रखती थी। साथ ही जो उस राज्य के विदेशी संबंध होते इसका निर्धारण भी कंपनी करती थी। लेकिन कंपनी ने यह आश्वासन दिया था कि इनको जो इंटरनल जो मैटर है, आंतरिक मामले हैं, इसमें कोई हस्तक्षेप करेगी नहीं, ठीक। हालांकि वो सब कहने की बातें थी, हस्तक्षेप खूब करते थे। तो ये इसमें 3-4 चीज़ें और बढ़ गई। ब्रिटिश एक अंग्रेज़ रेजिडेंट रखते थे इस राज्य में, दूसरा विदेशी मामले को डिसाइड करते थे, और आंतरिक मामलों में इन्होंने आश्वासन दिया था कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। परिणाम क्या हुआ, कंपनी के लिए तो लाभकारी होगा बहुत ज़्यादा, ये है ना। बड़े बड़े राज्य थे तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनके अंतर्गत आ गए, कंपनी शासन के अंतर्गत, है ना। इससे जो मिलने वाला राजस्व, इससे जो राजस्व प्राप्त हुआ उससे कंपनी की आय मतलब सैकड़ों गुना उनकी वृद्धि हो गई एकदम, ठीक। दूसरे राज्य जो सहायक संधि को मानने वाले राज्य थे, उन्हीं के खर्च पे सेना इन्होंने बनाई, उसको ही प्रशिक्षित देते थे। वो सेना उनकी सुरक्षा के लिए तो यूज़ नहीं करते थे, कम ही यूज़ करते थे, अपने इंटरेस्ट के सर्व करने के लिए वो यूज़ ज़्यादा करते थे, ठीक। फिर अंग्रेज़ों को एक सुरक्षा मिल गई मोर्चाबंदी से, कि जो सहायक संधि मानने वाले राज्य हैं वो उनके खिलाफ कभी भी मोर्चाबंदी नहीं करेंगे। फिर एक चीज़ और इससे फ़ायदा हुआ, जो अन्य यूरोपीय शक्तियाँ हैं, जैसे ये कोई मान लो सहायक संधि मानने वाला राज्य है, अब तो ये अंग्रेज़ की सुनेगा ना, किसी अन्य यूरोपीय शक्ति की सुनेगा नहीं। इससे भी इनसे मुक्त हो गई, मतलब जो यूरोपीय शक्ति थी उनकी वजह से भी ये मुक्त हो गए। फिर इन्होंने जो रेजिडेंट रखा था, अंग्रेज़ रेजिडेंट, कहा तो ये था कि इंटरनल मामले, जो इंटरनल जो इश्यूज़ हैं, इंटरनल मामले हैं, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे राज्य के, लेकिन ये करते थे। और उनके मामलों में हस्तक्षेप करके उनको इंस्टेबिलिटी करते थे, इंस्टेबल करने का पूरा प्रयास करते थे, ताकि उसको समय रहते कब्जाया जा सके, है ना। और जो सहायक संधि मानने वाला राज्य है, इसके विवादों के समाधान इसके जैसे किसी राज्य के साथ विवाद होते थे तो उसमें कंपनी क्या करती थी, मध्यस्थता की भूमिका निभाती थी। अब जब कोई देश कोई शक्ति मध्यस्थता की भूमिका निभाएगी तो उसकी शक्ति क्या होगी, मतलब बिना लड़े उनकी शक्ति बनकर शक्ति जो है तेज़ी से बढ़ रही थी। तो ये अंग्रेज़ों को फ़ायदा हुआ।
देशी राज्यों के संदर्भ में सीधी बात इनको नुकसान हुआ होगा। सामरिक स्वायत्तता जो थी और स्वतंत्रता ये लोग खो बैठे। आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बहुत बदहाल हो गई। जनता का भी बहुत शोषण हुआ। हालांकि जो राजा थे ये भी अपनी जनता का शोषण करते थे, लेकिन फिर भी उनका कुछ ध्यान रखते थे, है ना, ताकि इनका राज बना रहे, ध्यान रखते थे उनकी ज़रूरतों का। लेकिन इन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने तो बिल्कुल ही शोषण करा। ठीक है, जैसा कि हमने हिस्ट्री में जानते ही हैं किस लेवल का इन्होंने शोषण किया। अंग्रेज़ रेजिडेंट जो था राज्यों के आंतरिक मामले में खूब हस्तक्षेप करता था और उसको राज्य को अस्थिर करने का पूरा कार्य करता था। ठीक, जिस कारण कंपनी द्वारा छलपूर्वक देशी राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाने का सुनहरे अवसर का प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये थे सहायक संधि। अब आती है व्यपगत संधि, हड़प नीति, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं। ये उससे ज़्यादा खतरनाक थी। इसको प्रयोग किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। व्यपगत का मतलब क्या होता है कि पैतृक उत्तराधिकारी न होने की स्थिति में कंपनी अपने अधीनस्थ राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेती। जैसे कोई राज्य है, इसका कोई अगर उत्तराधिकारी नहीं है, या इसका कोई राजा है, शासक है, इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो कंपनी क्या करती है, इस राजा के मरने के बाद कंपनी इस राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेती थी। ठीक, अगर ये ऐसा नहीं कर पाती तो क्या करती थी? दूसरा बहाना ये मिलाते थे कि हाँ, ये कुशासन, इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन राज्यों का ठीक से नहीं चल रहा है, जनता इनके एडमिनिस्ट्रेशन से पीड़ित हो रही है। इसके आधार पर वो अपने राज्यों को राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते थे। ऐसा इन्होंने अवध के साथ किया था, है ना। तो देख रहे हो, मतलब दोनों तरीके इन्होंने राज्य के विस्तार के लिए अपनाए। इससे फ़ायदा भी काफ़ी हुआ, काफ़ी बड़े स्तर पर, जैसे सतारा हो गया, जैतापुर हो गया, संबलपुर और ये बड़ी बड़ी रियासतें इन्होंने कब्जा ली 1857 की क्रांति से पूर्व। ठीक है, तो देखा जाए तो 1857 की क्रांति से पूर्व जितनी भी जो पॉलिसी विस्तारवादी, इनसे पूरे उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप है, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आ गया। जहाँ कहीं विद्रोह हो रहे थे तो उसको दबाते आ रहे थे, तो पूरे साम्राज्य को इन्होंने कब्जा लिया। एक प्रकार से जितने भी राज्य थे उनको कब्जा लिया, पूरे उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन को फैला लिया। हालांकि जो कर्नल स्लीमैन और कर्नल हेनरी लॉरेंस थे, इन्होंने ब्रिटिश सरकार की इस नीतियों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसकी इस नीति की इन्होंने आलोचना की। क्यों? क्योंकि ये मानते थे कि जो देशी राज्य हैं, है ना, देशी राज्य, भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का काम क्या था? अधिक से अधिक लाभ कमाना। ठीक, तो लाभ अगर हम इन देशी राज्यों को अपने नियंत्रण में रखें तब भी कमा सकते हैं, है ना। तो और दूसरे देशी राज्य क्या होते थे, जैसे जो राजस्व यहाँ से प्राप्त करते थे, ठीक, तो कंपनी डायरेक्ट दुश्मन जनता की तो नहीं होती थी। डायरेक्ट दुश्मन किसकी होती थी? इन राज्यों की, जो कंपनी के अधीनस्थ थे, क्योंकि राजस्व वसूलते थे, जनता का शोषण होता था, जनता इनके विरुद्ध विद्रोह करती थी या इनसे नाराज़ होती, ना कि अंग्रेज़ों से। अब इन राज्यों को डायरेक्ट अंग्रेज़ों ने अपने अंतर्गत ले लिया, तो सीधे सीधे आम जनता को अपना एक प्रकार से उन्होंने दुश्मन बना लिया। ठीक है, क्योंकि ये राज्य एक शॉक ऑब्जर्वर की भूमिका निभाते थे। ठीक, 1857 क्रांति इसीलिए डायरेक्ट अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गई, क्योंकि इन्होंने इन राज्यों को अपने अंतर्गत ले लिया था और डायरेक्ट ये ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जनता की एक प्रकार से दुश्मन बन गई थी, उससे पहले नहीं थी है। ठीक है, तो इन नीतियों को इन्होंने आलोचना करी। ठीक है, तो इस प्रकार से इन नीतियों के माध्यम से न सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य में वृद्धि हुई, बल्कि जो भारत की धन संपदा उसका दोहन करने के दरवाजे जो है खुल गए। ठीक, अगला टॉपिक है भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद। तो भारत में जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद हुआ कितने चरणों में हुआ, कैसे हुआ, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो उपनिवेशवाद की जो परिभाषा है, वह प्रक्रिया जिसमें कोई विदेशी पूंजीवादी शक्ति किसी देश के समाज तथा अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण कर उसे अपना पहले उपनिवेश बनाती है ना, ताकि उसका आर्थिक शोषण तथा उत्पीड़न किया जा सके। ये उपनिवेशवाद की परिभाषा है। एक अर्थशास्त्री थे, ऐतिहासिक अर्थशास्त्री रजनी पॉलमे दत्त, है ना, रजनी पॉलमे दत्त। इन्होंने कार्ल मार्क्स के उपनिवेशवाद के सिद्धांत को आधार बनाकर भारत में जो उपनिवेशवाद के चरण थे उनको 3 भागों में डिवाइड किया। पहला चरण था वाणिज्यिक पूंजीवाद, जो कि 1757 से लेके 1813 तक चलता। इसमें क्या करते थे बेसिकली कंपनी, ये जो शुरू हुआ था प्लासी का जो युद्ध हुआ था, इसकी वजह के बाद ये शुरू हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। इसमें बेसिकली क्या करते हैं, इनका जब सीधा मकसद होता था
किसी राज्य को अपने सिर्फ नियंत्रण में लेना, कब्जा नहीं करना बल्कि उसको नियंत्रण में लेना, बल्कि है ना, और केवल उसका आर्थिक शोषण, अधिक से अधिक राजस्व प्राप्ति करना, व्यापार के ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार की छूट प्राप्त करना, है ना, इस राज्य से। ये डायरेक्ट इसको कंट्रोल में नहीं लेते थे, बल्कि सिर्फ इनका उद्देश्य इतना होता था कि आर्थिक संसाधनों का इसका शोषण किया जा सके। इसके लिए इन्होंने क्या नीति अपनाई थी? एक तो व्यापार पे एकाधिकार, व्यापार पे एकाधिकार होगा तो सारे व्यापारिक लाभ इनको मिलेंगे, कोई अन्य यूरोपीय शक्ति इनकी प्रतिस्पर्धा में नहीं आएगी। यहाँ तक कि जो स्थानीय व्यापारी हैं वो भी इनकी इस प्रतिस्पर्धा से इनको बाहर कर दिया। ठीक है, तो व्यापार में इन्होंने एकाधिकार किया, अधिक से अधिक राजस्व प्राप्ति करने का इन्होंने उससे प्रयास किया। इसी संदर्भ में जो इनके निदेशक मंडल था ईस्ट इंडिया कंपनी का, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, उसके जो उपाध्यक्ष थे उन्होंने कहा भी था कि भारत में ब्रिटिश तंत्र एक स्पंज की तरह कार्य करता है, जो गंगा के तटों से अच्छी चीज़ें सोखकर टेम्स में निचोड़ देता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला चरण, वाणिज्यिक पूंजीवाद। दूसरा है औद्योगिक पूंजीवाद में मुक्त व्यापार। ये चला था 1813 से लेके 1858 तक, है ना। जब 1857 क्रांति हो गई थी तब तक चला था, उसके बाद नया अधिनियम आया था, उससे चीज़ें चेंज हो गई थी। ठीक तो इसमें क्या हुआ था, 1813 में एक एक्ट आया था, उससे भारत के व्यापार पर कंपनी का जो एकाधिकार था इससे समाप्त हो गया। यानी ब्रिटिश का जो इस एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार समाप्त कर दिए गए भारत से व्यापार करने पर, और जो ब्रिटिश पूंजीपति थे उनके लिए पूरी तरीके से खोल दिया गया। ठीक तो इससे क्या हुआ, भारत में औद्योगिक पूंजीवाद और मुक्त व्यवहार के रूप में एक नया शोषणकारी तंत्र स्टार्ट हुआ। ठीक, इसमें क्या करते थे ब्रिटेन, क्या होता था, ब्रिटेन क्या करती थी कि भारत से जो भी कच्चा माल होता था, भारत से जो राजस्व प्राप्त होता, राजस्व के रूप में ही कच्चा माल लेते थे, फ्री में एक प्रकार से, बिल्कुल। ठीक, उसको ब्रिटेन एक्सपोर्ट करते थे। ब्रिटेन से जो तैयार माल होता था उसको इंडिया में डंप करते थे। ठीक, तो देख रहा पूरा, मतलब एक प्रकार से पूरा फ्री का तंत्र चल रहा था इनका, कि फ्री में कच्चा माल उठाओ इंडिया से और तैयार माल इंडिया में बेच दो और उससे लाभ कमाओ। जैसे कपास को क्या करते थे, ये राजस्व के रूप में कपास लेते तो ब्रिटेन को निर्यात कर देते थे और वहाँ से तैयार कपड़ा होता था भारत में भेज देते थे। इससे हुआ क्या, भारतीय हस्त निर्मित वस्त्र उद्योग पूरी तरीके से चौपट हो गया, हस्तशिल्प उद्योग था वो भी चौपट हो गया। ठीक है, लेकिन ब्रिटेन को लाभ दिन दूना और रात चौगुना हुआ। तीसरा जो था वित्तीय पूंजीवाद, जो कि शुरू हुआ 1858 के बाद 1947 तक। इसमें जो पहली जो दो प्रणालियाँ थीं, इनसे जो भी लाभ प्राप्त हुआ, है ना, तो ब्रिटेन में क्या हुआ, पूंजी का अतिरेक हो गया, इतनी पूंजी हो गई, तब उसका वहाँ के पूंजीपति सोचते थे इस पूंजी का करे क्या, तो उस पूंजी को फिर से इंडिया में इन्वेस्ट करते थे अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे अब इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे बनाई इन्होंने, डाक तार सेवा, है ना, ये शुरू करी। हालांकि ये इंडिया के फ़ायदे के लिए नहीं थी, ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने यूज़ करी थी, है ना। तो जिन जिन क्षेत्रों में इन्हें लग रहा था कि हम ज़्यादा फ़ायदा कमा सकते हैं, उन लोगों ने क्या करा, उस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट किया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेके आए, जैसे नील की खेती कराई, चाय की, कॉफ़ी के बागान, है ना, इन्होंने अपने अंतर्गत ले लिए, इसमें इन्वेस्ट किया। और खदानें जैसी थी, कोयला खदान, लोहास, इसमें इन्वेस्ट किया। मकसद सिर्फ एक था, इनसे अधिक लाभ कमाना। ठीक, 200 साल के ब्रिटिश साम्राज्य में जो जो 3 नीतियाँ थीं, इन्होंने क्या करा, 200 साल के साम्राज्य में भारत से जो लूटा वो करीबन 10 ट्रिलियन पाउंड का करीब, इन्होंने पाउंड स्टर्लिंग का के बराबर जो है खजाना भारत का लूटा, जो कि 45 ट्रिलियन डॉलर उस टाइम के हिसाब से उसके मूल्य के बराबर था। तो किस लेवल की लूट करिए, और आज के हिसाब से अगर इसको जोड़ा जाए तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 45 ट्रिलियन डॉलर के बराबर इन्होंने भारत का खजाना इन नीतियों के माध्यम से लूटा। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोगों ने 3 टॉपिक पढ़े। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।